नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो अध्यापक भर्ती के अंदर एक तो जो स्क्रूटनी फॉर्म है, इसके अलावा एक अटेस्टेशन फॉर्म है। किस प्रकार से आपको कौन सी जानकारियाँ बढ़नी है, क्या आपको ध्यान रखने हैं, वो सब बातें हम इस वीडियो के अंदर वो करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपने जो SSO ID से फॉर्म अप्लाई किया था उसी SSO ID को वापस से ओपन करना है और उसके अंदर आप रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ये स्लाइड वो खुल जाएगी, जिसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर आप इस स्लाइड को ओपन करेंगे तो ये देखिए अप्लाई नाउ यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। इसको आप ये देखिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूछेगा कि यहाँ पे आप ओके कर देना। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए आपके पास आएगा कि आपने दिशा निर्देश पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिशा निर्देश के आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको आगे की स्लाइडों मिलेगी। तो ये देखिए इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये मैंने पहले डाउनलोड कर लिया था, तो वापस से पूछ रहा है कि डाउनलोड करना है या नहीं करना। तो ये देखिए वापस से डाउनलोड लगा दिया तो ये डाउनलोड हो गया और उसके बाद ये देखिए ओपन हो जाएंगे। और इसके अंदर सामान्य जानकारी लिखी हुई है जो 3-4 दिन से टेलीग्राम चैनल के ऊपर इधर उधर वो घूम रही हैं, वही बातें वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि इतने हमने पास किए हैं, इस प्रकार से 100 रुपये आपको शुल्क जमा कराना है। तो ये स्क्रूटनी फॉर्म है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जो आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे आपने 3rd ग्रेड का जो फॉर्म लगाया था, बिल्कुल उसी प्रकार से ये फॉर्म है। इसके अंदर डॉक्यूमेंट है वो स्कैन भी हो रहे हैं, है ना। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट है वो स्कैन नहीं होते, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करने पड़ेंगे, बस इतना सा फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं है। तो देखिए हम बैक करते हैं और यहाँ पर वापस ये देखिए ओके कर दिया, तो उसके बाद आपके पास ये फॉर्म वो ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए ओपन हो गया है ना, तो इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपने जो भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी आपने जानकारियाँ दे रखी हैं वो सब जानकारियाँ इसके अंदर ऑटोमेटिक वो लिखी हुई आ जाएंगी, है ना। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल है, इसके अंदर जो भी आपने क्वालिफिकेशन 10वीं है, 12वीं है, BSc है, B.Ed है, या फिर अगर लेवल 5 से हैं तो आपकी BSTC है, DLED है, उसके रोल नंबर मांगेगा, है ना। वो डॉक्यूमेंट है वो स्कैन होंगे, यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो स्कैन होंगे। ठीक है, और ये देखिए आगे फिर लिखा हुआ है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, है ना। यहाँ पर आपके क्या करना है, आपको सब हस्ताक्षरित, है ना, और साफ साफ लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो सब चीज़ इसमें क्लियर कर रखी हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उसमें कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, तो फिर सभी क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाती हैं जानकारियाँ। और कुछ मैंने देखे हैं जो मतलब प्रमाण पत्र हैं, बाकी कुछ चीज़ें हैं, सब घोषणा पत्र है, वो काफ़ी जो अभी संविदा भर्ती 1 महीने पहले उनका भी DB हुआ था, वो सब चीज़ें भी टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो घूम रही है ना। इसकी वजह से खिचड़ी बन रखी है। तो आपको ये ध्यान रखना है, फॉर्म भरते टाइम पूरी चीज़ें इसके अंदर साफ साफ दे रखी हैं, वो सब चीज़ें आपके पास हैं, उनके अंदर देख देख के आराम से डिटेल वो भर दो, है ना। इसको अगर मैं पूरा भर के दिखाऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और इसका कोई औचित्य भी नहीं है। काम की बात क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल है, इसके अंदर सभी डॉक्यूमेंट है जो आपके ओरिजिनल है वो स्कैन हो जाएंगे। और यहाँ पर आपके जो भी है ना डॉक्यूमेंट है उसको आपको क्या करना है, फोटोकॉपी निकाल के उसके अंदर उसके ऊपर आपको साइन करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या होंगे, स्कैन होंगे। ठीक है, और इसकी 2 प्रतियाँ आपसे है ना वहाँ पे मांगी गई हैं। जब आपका ऑफलाइन DB होगा उस टाइम तो आप क्या करना, 3 प्रतियाँ निकाल लेना, है ना। एक अपने पास रखना ताकि भविष्य के अंदर कोई भी जानकारी मांगे तो उसके अंदर देख के आप बता सकते हैं। ठीक है, तो 3 आपको क्या करवा लेनी है, इनकी प्रतियाँ करवा लेनी है। 2 प्रतियाँ आपका ऑफलाइन जो भी DB होगा, जब शेड्यूल जारी हो जाएगा, संभवतः जुलाई के अंदर होने वाला है, तब आपकी 2 प्रतियाँ वहाँ पे लग जाएंगी। 1 प्रति आप अपने पास है वो रख लेना। ठीक है, ये तो बात हो गई स्क्रूटनी फॉर्म की। अब बात कर लेते हैं अटेस्टेशन फॉर्म की। ठीक है, तो देखिए अटेस्टेशन फॉर्म यहाँ पर 1 मिनट, ये रहा अटेस्टेशन फॉर्म, है ना। इसके अंदर ये देखिए आपको क्या करना है, ये भी एकदम सिंपल है। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, अलग कलर ले लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना क्या करना है, फ़ोटो चिपका लेना है, फ़ोटो के ऊपर आपको साइन कर लेना है। आधे हैं वो नीचे आ जाएंगे, आधे हैं वो फ़ोटो के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कैपिटल लेटर के अंदर ये भरना है ना, कैपिटल लेटर के अंदर वो भरना है। तो ये देखिए सबसे पहले आपको क्या कर देना है, ये देखिए थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, सरनेम वो यहाँ पर आ जाएगा, रोल नंबर आपके यहाँ पर आ जाएंगे, और मेरिट नंबर अभी तक आपके पास है नहीं तो यहाँ पे इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर डेस लगा देना। ठीक है, इसके बाद ये देखिए आपका प्रेजेंट एड्रेस है। एड्रेस आपको कौन सा लगाना है, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था, है ना, जो आपने फॉर्म भरा था 3rd ग्रेड का, उसके अंदर जो एड्रेस आपका लिखा हुआ है वही एड्रेस है वो यहाँ पर दे देना। ठीक है, विलेज लिख देना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, पिन कोड लिखा देना आपको, और जो भी आपका हाउस नंबर है वो सब कुछ यहाँ पर वो लिख देना है। ठीक है, होम एड्रेस अगर सेम ही है तो दोनों एड्रेस है वो सेम टू सेम यहाँ पर वापस से लिख देना है। अगर सेम नहीं है तो अभी जो प्रेजेंट रह रहे हैं वो है, और जो आपका घर है वो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर है पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव, है ना, रिसाइडेड फ्रॉम फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर। मतलब 5 साल के अंदर अगर आप 1 साल से ज़्यादा किसी दूसरी जगह रहे हैं ना,
तो वो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखना है। मान लीजिए आपने लास्ट जो 5 साल है, अभी 2023 है, तो 2018 के बाद अगर आप 2-3 महीने कहीं गए हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं लिखनी है। लेकिन अगर आप 12 महीने है, 24 महीने, अगर 1-2 साल आप कहीं और रहे हैं तो वो जानकारी यहाँ पर वो लिख सकते हैं, उसका एड्रेस वो यहाँ पर आप वो दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपको अपने पिताजी की डिटेल वो जाननी है, उनका नेम लिखना है। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए उनका प्रेजेंट जो पोस्टल एड्रेस है ना वो यहाँ पे डालना है। इसके बाद परमानेंट होम एड्रेस वो यहाँ पे डालना है। उनका प्रोफेशन क्या है, फार्मर हैं, टीचर हैं, जो भी प्रोफेशन है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और अगर वो सर्विस में है, जैसे टीचर हैं या फिर मान लीजिए कोई भी मतलब है ना सैनिक हो सकते हैं, कुछ भी हैं, जो भी आपके पिताजी काम करते हैं उनका अगर वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो उनके जो सर्विस है ना वो कहाँ पे काम करते हैं वो एड्रेस आपको यहाँ पे वो डालना है। ठीक है। अगर टीचर हैं तो स्कूल का नाम हो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। इसके बाद ये देखिए नेशनलिटी, हाँ इंडियन है तो इंडियन के ऊपर वो यहाँ पे ओके कर सकते हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद ये देखिए प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, मतलब अगर आपकी शादी हो चुकी है ना, अगर आप महिला हैं, आज शादी हो चुकी है तो आपके हस्बैंड का नाम यहाँ पे आ जाएगा और उनका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा और उनका स्टेट आ जाएगा। अगर आप है ना आपकी शादी हो चुकी है, मेल हैं, तो आपकी वाइफ का नाम यहाँ पे आ जाएगा, है ना, उनका कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करती हैं वो आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कौन से स्टेट से हैं वो आ जाएगा। ठीक है। फिर ये देखिए आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइजमेंट नॉम, मतलब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप देखेंगे तो साफ साफ बोला हुआ है। और वैसे भी हमने जो स्क्रूटनी फॉर्म सबसे पहले जो बेसिक डिटेल वाली स्लाइड खोली थी ना, उसके अंदर आपकी ये डेट है ना, जो प्रेजेंट एज है ना, वो साफ साफ वो लिखी हुई आएगी, तो उसको कॉपी करके यहाँ पे वो लिख देना। ठीक है। 1/1/2024 तक आपकी जो मतलब एज होती है वो यहाँ पे वो लिखनी है। ठीक है। 1/1/2024 का जो विज्ञप्ति के अंदर 1/1/2024 को माना है ना। तो ये देखिए बेसिक डिटेल जो अभी हमने देखी थी स्क्रूटनी फॉर्म में, उसमें जो बेसिक डिटेल वाला पेज था उसके अंदर साफ साफ लिखी हुई आती है, तो वो यहाँ पे कॉपी कर देना जो भी आपकी एज होती है ना होती है। इसके बाद ये देखिए एज ऑफ मेट्रिकुलेशन, मतलब 10वीं जब आपने पास की थी तब आपकी एज वो क्या थी, तो आप निकाल लेना जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जैसे 1/1 मान लीजिए 1/1/1996 में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और 10वीं की मार्कशीट आप देखेंगे तो उसमें जो है ना डेट लिखी होती है उस तक आप वो निकाल लीजिए कि कितनी डेट होती है, वो यहाँ पे वो लिख देना है ना, ईयर मंथ और डेज के अंदर। एकदम सिंपल चीज़ है। ओके। इसके बाद ये देखिए 1 मिनट, मतलब ज़्यादा तो मिस्टेक है वो सोशल मीडिया की वजह से हो रही है ना, एक चीज़ मैंने देखी है, वरना इतना कुछ खास है नहीं कि आपके समझ में ना आए, क्योंकि अभी आपने इतना पढ़ लिख कर आप टीचर बन रहे हैं, तो इससे कोई बात नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। ठीक है। तो ये देखिए इसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इन विच, मतलब ये प्लेस ऑफ बर्थ आपको लिखना है ना, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है। इसके बाद ये देखिए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट टू विच यू बिलोंग, तो ये वापस से जानकारी आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है ना, स्टेट ऑफ स्टेट योर रिलीजन, मतलब आप क्या हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, सिख है, ईसाई है, वो यहाँ पे वो लिख देना है। फिर अगर आप SC और ST से हैं तो आप वो यस लिख दो, वरना नो लिख दो, है ना। सेम टू सेम है, एकदम सिंपल है। ठीक है। लेकिन ध्यान क्या रखना, आपको सभी चीज़ें वो कैपिटल लेटर के अंदर वो लिखनी है। इसके बाद ये देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर ऑफ एज, मतलब 15 साल के बाद जो भी आपने पढ़ाई की है वो यहाँ पर आपको लिखना है। मतलब आपको 10वीं से शुरुआत करनी है। ये सब चीज़ें पहले जो सेकंड ग्रेड है ना, फर्स्ट ग्रेड है, उनके अंदर यही फॉर्म पहले भरवाया जाता था, और इस बार ये थर्ड ग्रेड में भी लागू कर दिया है ना, कोई स्पेशल कोई नई चीज़ नहीं है ना। पहले भी भरवाया जाता था लेकिन थर्ड ग्रेड में नहीं था, तो इस बार वो लागू कर दिया। तो ये देखिए आपको क्या करना है, आपको 10वीं से शुरुआत करनी है ना, 10वीं की भर दो, 12वीं की डिटेल वो भर दो। इसके बाद अगर आपने BSc किया है ना, प्राइवेट की नहीं बननी है ना, क्योंकि प्राइवेट में आप एडमिशन वो लेते नहीं है। लेकिन अगर आपके रेगुलर BSc किया है, BA किया है, या फिर जो आपने B.Ed किया है ना, DLED किया है, वो सब जानकारियाँ आपको देनी है। ठीक है। एड्रेस आपकी जो भी मार्कशीट है उसके अंदर लिखा हुआ है वो लिख दीजिए, है ना, विलेज कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है। इसके बाद डेट ऑफ एंट्रिंग, ठीक है, वो आप स्कूल से जाके कंफर्म कर सकते हैं। बाकी स्कूल मान लीजिए बंद हो गई है तो आप जुलाई के अंदर अंदाज से भर दीजिए, 5 जुलाई है, 7 जुलाई है, 1 जुलाई है, 2 जुलाई है ना, 8 जुलाई है। ठीक है। और डेट ऑफ लिविंग आपकी मार्कशीट के ऊपर जो रिजल्ट जारी होता है वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एग्जामिनेशन पास हो 10वीं हो गई, यहाँ पे 12वीं हो गई, तो 12वीं की स्कूल कौन सी थी वो लिख दीजिए, है ना, उसका विलेज क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, सेम टू सेम डेट ऑफ एंट्रिंग है, डेट ऑफ लिविंग है, वो जानकारी यहाँ पे आप दे सकते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्कूल थी तो आप क्या करते हैं, डेट ऑफ एंट्रिंग और फिर 10th और यहाँ पे एंड लगा के 12th भी लिख देना। ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ एंट्रिंग है, डेट ऑफ लिविंग है, दोनों चीज़ें हो आ जाएंगी। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे जो आपने BSc किया है ना, BSc किया वो जानकारी दे दो, उसका एड्रेस है ना, कौन सी कॉलेज से किया है, विलेज कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है। ठीक है। उसके अंदर आपने डेट ऑफ एंट्रिंग है वो लिख दो, डेट ऑफ लिविंग है वो लिख दो। इसके बाद यहाँ पे आपकी B.Ed की जानकारी आ जाएंगे, है ना। B.Ed के अंदर सेम टू सेम वही कॉलेज का नाम है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है ना, एंट्रिंग है और डेट ऑफ लिविंग है। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने MSc कर रखी है, अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे MSc की डिटेल वो भर सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट की है तो नहीं भरनी है आपको,
सिर्फ और सिर्फ रेगुलर जो आपने पढ़ाई की है उसी की डेट ऑफ एंट्री होगी, डेट ऑफ लिविंग होगी, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल। अगर आप पहले से किसी जॉब में, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे बढ़नी है। अगर आप पहले से जॉब में नहीं थे तो यहाँ पे आपको नील कर देना है, ठीक है, या खाली छोड़ देना है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट और एनी ऑफिसर, मतलब अगर आपके पास कोई कोर्ट के अंदर कोई मान लीजिए मुकदमा दायर होकर आपके सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। बाकी आपको अगर मान लीजिए कोई मामला पेंडिंग है तो वो है ना, यहाँ पे सज़ा हो रखी है ना आपको, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यस करना है, बाकी नहीं करना है, ठीक है। नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू होम एंड यू आर नोन, मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, मतलब आपके जो फैमिली मेम्बर का नाम आप डाल सकते हैं। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि दो ऐसे व्यक्ति जो आपको जानते हैं ना कि आप यहीं पे हो, निवास करते हैं, ठीक है, तो कोई भी दो आपके फैमिली मेम्बर है जी, आप कोई पड़ोसी हैं, उनका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ वो लिख सकते हैं कि नेबर है या फिर फैमिली मेम्बर है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही है कि दो आदमियों को नाम आपको बताना है जो आपको जानते हैं कि आप यहीं पे हो, निवास करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए आ जाएगा, आई सर्टिफाइड दैट फॉरगेटिंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, है ना। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेज विच माइट इम्पेयर माई फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको डेट लिख देनी है, प्लेस लिख देना है और आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको गजेटेड ऑफिसर से इसको क्या करवाना है ना, जो साइन वगैरह वो भी लेना है। तो आप अपनी जैसे गांव में रहते हैं तो आप अपनी स्कूल से जो प्रिंसिपल है या जो भी फर्स्ट ग्रेड है वहाँ पे आपको क्या करा सकते हैं, इसको गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड वो करवा सकते हैं, ठीक है। आराम से आपको ये देखिए, सर्टिफाइड दैट आई हैव बीन नोन श्री, आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, ठीक है। फॉर द लास्ट 5 साल है, 4 साल है, 10 साल है, 15 साल है, जो भी आपको मतलब जितने साल से जानते हैं, लेकिन लगभग 4-5 साल तो आप लेके ही हो चलो, है ना, 5 साल से। और फिर आपका जो पैलेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी और उनका जो भी डिजिग्नेशन है वो आ जाएगा और यहाँ पे उनकी क्या आ जाएगी, मोहर वो आ जाएगी, ठीक है, और सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये इतनी ही बात है, बस अटेस्टेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। इसको आपको स्कैन करके उसमें लगाना ही है ना। तो ये देखिए, सामान्य सी जानकारियाँ, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। अगर मैं नहीं बताता तो भी आराम से, इतनी इंग्लिश तो आपको आती है ना, सबको आती है। अगर नहीं आती है तो आप क्या कर सकते, क्रोम में जाके है ना हिंदी अनुवाद वो करके पढ़ सकते थे। तो कोई भी अलग से कोई चीज़ नहीं है ना। लेकिन मैंने बताया ना शुरू के अंदर, क्योंकि सेकंड ग्रेड वाले है ना डॉक्यूमेंट है वो डाल दिए किसी ने अभी जो संविदा भर्ती हुई थी लास्ट शायद पिछले महीने, उनका ऑनलाइन जो डीवी था वो डॉक्यूमेंट है वो साथ में डाल दिए। साथ में अध्यापक भर्ती जो इसके डॉक्यूमेंट है वो डाल दिए। तो खिचड़ी बन गई है ना, खिचड़ी बन गई। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है। और थोड़ी सी इसके अंदर भी आपने देखा होगा कि एक तो इसमें 100 रुपये की जैसे रसीद भी कट रही है और साथ में पोस्टल ऑर्डर भी लिखा हुआ है। तो ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि अगर 100 रुपये जो आपके ऑनलाइन हो रहे हैं, रसीद जो आप पे कर रहे हैं, उसके बाद पोस्टल ऑर्डर की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये बात की बातें हैं ना, ये ऑफलाइन डॉक्यूमेंट के समय वो चाहिए होता है। अभी आपको नहीं करना है कोई भी पोस्टल मतलब ऑर्डर, वो आपको नहीं करना है। अभी तो आपको सिर्फ और सिर्फ अटेस्टेशन फॉर्म अप्लाई करना है ना। अटेस्टेशन फॉर्म को भर के आपको क्या करना है, स्कैन होके आपके जो स्क्रूटनी फॉर्म है ना उसमें ये लगेगा, ठीक है। और स्क्रूटनी फॉर्म आपको सिर्फ और सिर्फ, मैंने पहले भी बताया कि जैसे आप जो फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी भी वैकेंसी के लिए, बिल्कुल उसी प्रकार से है। सिर्फ उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो स्कैन होकर लगेंगे, है ना। तो ये एक नई चीज़ है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी सेम टू सेम वही जानकारी है जो आप फॉर्म अप्लाई करते टाइम देते हैं। ध्यान रखना कि कोई भी गलती ना हो। 5 मिनट है वो एक्स्ट्रा लग जाएंगे। सभी जानकारियाँ आपको एकदम सही से फिलअप करनी है। पहले अगर आपके कोई दिक्कत हो गई थी, मान लीजिए नाम में जो कोई मिस्टेक हो गई वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वजह से, या फिर आपके कोई स्पेस वगैरह, तो वो दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई हो सकता है कि जल्दीबाजी के अंदर आपके जो बीएससी के मार्क्स हैं वो मान लीजिए कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो अभी आपको क्या करना है, एकदम सही से लिख के देने हैं। जो भी आपकी जानकारी है, जो भी आपके 2 बार देख लेना है, रोल नंबर है तो वो ध्यान से देखना है, जो भी आपके प्राप्तांक है वो आपको ध्यान से देखने हैं ना। सभी जो चाहे वो 10वीं हो, चाहे 12वीं हो, चाहे आपकी बीएससी हो, चाहे आपकी बीएड हो, प्राप्तांक आपको एकदम सही से ध्यान से बढ़ने हैं। इसके अलावा कुछ जानकारियाँ तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की वजह से ऑटोमेटिक आ जाएंगी, तो उनके अंदर तो कोई मिस्टेक होने की वैसे ही गुंजाइश नहीं है। फिर भी अगर कोई बात हो नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक नंबर है 94 61 222 507, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सअप करके भी जानकारियां हैं वो कोई नहीं समझ में आए तो व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन व्हाट्सअप की बजाय मेरे हिसाब से आपको एक तो ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ इसके कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपको हाथों हाथ और रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रैक इट विद विकास चौधरी, वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको जानकारी मुहैया करवा दी जाएगी, ठीक है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। अब एक और चीज़ थी, है ना, एक और चीज़ भूल गया मैं
कि जैसे किसी के जो करेक्टर सर्टिफिकेट है उसमें कोई क्रमांक वो नहीं लिखा हुआ है, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म है इसका भी कोई क्रमांक वो नहीं है, क्योंकि ये अभी हम है ना निकलवा रहे हैं, इसके अंदर कोई क्रमांक वो नहीं है। तो आपको क्या कर देना, जो भी क्रमांक पूछे ना उसमें आपके पास अगर कोई क्रमांक नहीं है तो 00 लगा दो या फिर खाली छोड़ दो। अगर खाली छोड़ने के ऊपर आगे वाली स्लाइड ओपन नहीं होती है तो फिर 00 वो भर दो, क्योंकि ये देखिए ये तो हम फोटोकॉपी करवा रहे हैं तो इसमें क्रमांक वो कहाँ से आएगा। तो इसका क्रमांक अटेस्टेशन फॉर्म का जो क्रमांक है वो 00 डाल सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा कोई मान लीजिए CC दे आपको, वहाँ पे भी अगर कोई क्रमांक वो नहीं है तो उसकी जगह भी आप 00 डाल सकते हैं, कोई दिक्कत है वो नहीं होगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।